ये तारीख गवाह है इस बात की कि जब जब जिस रूलर ने इंसाफ नहीं कराए तो उसके बाद इनकलाब आए हैं। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं और काफ़ी बड़े मोस्ट सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने शो लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में ST हसन साहब का। सर, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। हम सर से बातें करेंगे सर की पर्सनल लाइफ के बारे में और बैक स्टोरी के बारे में, कैसे उन्होंने अपना संघर्षशील जीवन को, कैसे आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में आपका स्वागत करता हूं और आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी की बात हो रही है तो सर कोई भी सफ़र चालू होता है तो वो बचपन से होता है। तो सर आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? देखिए, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। और मेरे फादर बिजनेसमैन भी हैं और फार्मर भी थे जी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर चीफ जस्टिस और अवध चीफ कोर्ट थे ब्रिटिश पीरियड में। ओह, पढ़ाई के दौरान मैं बहुत शरीफ किस्म का, शाई नेचर का स्टूडेंट था। जी। ज़्यादा बोलता भी नहीं था, अपनी स्टडीज़ में सीरियस रहता था, जी। स्टडीज़ करता था और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता रहा। 1976 में जी। मैं 1975 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया जी। इंटरमीडिएट करने के बाद, जो मुरादाबाद से करा। जी। और वहाँ पे PMC करा और PMC के बाद PMT हुआ करता था उस ज़माने में, जी। प्री मेडिकल टेस्ट। जी। जी। उसमें MBBS में सिलेक्शन हुआ। वाह। 1976 का मैं MBBS हूँ। जी। वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे एग्ज़ाम्स पास करे। जी। उसके बाद इंटर्नशिप करी, हाउस जॉब करा। उसके बाद PG में एडमिशन हुआ, MS जनरल सर्जरी। 83-84 में मैंने जनरल सर्जरी का कोर्स करा। उसके बाद मैं 1 साल के लिए सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा रहा जी। और किसी वजूहात की वजह से मैं फिर हिंदुस्तान वापस आया, जी। जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। सर, आपकी पॉलिटिक्स में रुचि कैसे बनी? एक डॉक्टर का प्रोफेशन और एक पॉलिटिकल प्रोफेशन बहुत अलग अलग, उसे कभी एक नहीं कहा जा सकता। पर सर, आपको ऐसा क्या सिचुएशंस थी, क्या परिस्थितियाँ थी कि आप डॉक्टर के प्रोफेशंस के अंदर रहते हुए पॉलिटिक्स से जुड़ गए? देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो वाकई असली पॉलिटिशियन होते हैं, वो जी। सेंसिटिव बहुत होते हैं। जी। जब मैंने अपने प्रैक्टिस शुरू कर दी वहाँ जी। 85 के अंदर, जी। मैंने वो देश के हालात देखे, जी। जिस तरह से पॉलिटिशियंस देश को लूट रहे थे, जी। जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था ब्यूरोक्रेसी में। जी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, जी। माइनॉरिटीज़ के साथ जो मुख्तलिफ फसादात में जुल्म हुआ। जी। मैंने सन 80 का फसाद देखा जब मैं MBBS का स्टूडेंट था मुरादाबाद का। जी। बहुत भयानक फसाद हुआ था। जी। उस पीरियड में भी मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी। जी। उसके बाद और फसादात हुए, गुजरात में बहुत फसाद हुए, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, जी। मेरठ हो, भिवंडी हो, यहाँ UP में, जी। महाराष्ट्र में, जमशेदपुर में हो। अभी जो गुजरात के फसाद हुए, जी। उसमें जो हालात हमने मैगजीन्स में पढ़े, मीडिया में तो नहीं आए थे वो हालात, उससे कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि
अगर एलीट क्लास मुस्लिम्स का पॉलिटिक्स में नहीं आएगा जी तो शायद आगे आने वाले वक्तों में हमारी जनरेशन्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको इंसाफ दिलाने के लिए, देश का सांप्रदायिक माहौल को बरकरार रखने के लिए, जी जो हमारी तहजीब है, जी हिंदू मुसलमान की प्यार मोहब्बत, बिल्कुल एक दूसरे से रिश्ते, जी ये हमारी धरोहर है। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। जी हम इसीलिए मुख्तलिफ हैं तमाम दुनिया से। जी तो उसको बहुत बड़ा ख़तरा है और ख़तरा था। जी हम ज़ाहिर है हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनी जाए और लोगों को हम पॉलिटिक्स के ज़रिए इंसाफ भी दिलाने की कोशिश करते हैं और कुछ परसेंटेज को मिलता भी है। ये मेन वजह थी सियासत में आने की कि हमें देश का मुस्तकबिल बहुत बुरा ख़राब लग रहा था आने वाले वक्तों के अंदर। और हम तो यही कहते हैं कि जो माहौल आज भी आप देख रहा हो जी देश के अंदर, पिछले 1 साल से कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे देश की 2 बड़ी आबादियों के बीच में नफरतों की खाई खोल रही है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल। अब हम एमपी हैं, हमने क्वेश्चन भी लगाया, हम चाहते हैं पार्लियामेंट में इस पे बोलना, अभी हमें टाइम नहीं मिला है जी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसे बयान जो कोई व्यक्ति देता है जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिल्कुल, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और उस बयान के बाद लोग सड़कों पर आ जाएं, लोग तोड़फोड़ करने लगें, आग लगाने लगें, जेल चले जाएं और उसके बाद इंसानों के कत्ल हो जाए जी। तो कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसने वो बयान दिया है उसको भी उन धाराओं में अक्यूज़ करना चाहिए, चाहे वो 302 हो, 307 हो या बलवे की धाराएं हो, और उसको भी बराबर का शरीक माना जाए। उसी के कन्वेंस से दूसरे लोगों को उसने उकसाया, उसको जब तक हम कोर्ट में सज़ा नहीं दिलवाएंगे जी, जब तक ये बदजुबानी नहीं बंद होगी और वो शक्तियाँ जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं वो सक्रिय रहेंगी। हम आज अफसोस के साथ ये कहते हैं कि सरकार हमारी शायद इस बात पे ध्यान नहीं दे रही या मजबूर है, क्योंकि उसकी सारी पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान पे हो रही है। बिल्कुल। अब जब इस किनारे पे आ गए हम लोग जी, जब ये आपने देखा पिछले दिनों कि तमाम दुनिया में हमारी आलोचना होने लगी, तो उसके बाद एक औरत को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये तारीख गवाह है इस बात की कि जब जिस रूलर ने इंसाफ नहीं कराए तो उसके बाद इनकलाब आए और जनता निकल आती है। अभी आपने श्रीलंका में देख लिया। जी सर, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट बने उससे पहले सर परिवार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया या आपको मना किया कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? परिवार का क्या आपको लेके उस टाइम पे विचार था? जब मैंने वजहें बताई अपने वालिदैन को, जी, पिताजी को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, जी, तो उन्होंने कहा कि अपने हाथ पैर बचा के सियासत करना, ये बहुत गंदी दलदल है। बिल्कुल। इसमें लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे आदमी गुनाहों की दुनिया में भी चला जाता है। बिल्कुल। और उसके खिलाफ ऐसे स्कैंडल भी बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी नीयत सही थी, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, और जो बात मैंने अभी आपको बताई, मैं जानता हूँ कि मेरे हिंदू भाई जी, उससे सब ज़्यादातर सहमत होते हैं, 2 या 3% नहीं होते। जी, हिंदू भाई भी मुझे वोट देते हैं, मुसलमान भाइयों का ही वोट मिलता है। सर आप
आपने बाय प्रोफेशन आप सर्जन भी हैं और आज पॉलिटिशियन भी हैं, तो सर आपसे पूछना बहुत बेहतर होगा ये सवाल कि दोनों ही प्रोफेशन लोक कल्याण के लिए हैं, लोगों की मदद के लिए हैं। तो सर आपके लिए कौन सा वाला प्रोफेशन ज़्यादा मुश्किल रहा आपकी लाइफ में, एज ए डॉक्टर या एज ए पॉलिटिशियन? देखिए, एज ए पॉलिटिशियन ज़्यादा मुश्किलात हैं जी ये भी कहूँगा तो मुझे माफ़ करना कि ये कीचड़ है, इसमें जब आदमी गिरता है तो धब्बा ज़रूर लग जाता है। मैं शहर का मेयर भी रहा हूँ मुरादाबाद जी। का, ऊपर वाले के करम से मैं साफ़ सुथरा निकल आया वहाँ से। लेकिन एज ए डॉक्टर जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन हूँ। मैंने बहुत ही नॉमिनल, मैंने कभी कॉमर्शियल प्रैक्टिस नहीं करी। आज भी मेरी फ़ीस गरीब मरीज़ के लिए 30 रुपये है। बहुत अच्छी बात और मैं, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे ये शिक्षा दी थी जी कि बेटा तुम्हारे यहाँ से कोई भी गरीब बगैर पैसे की वजह से वापस न जाए। बिल्कुल। देने वाला ऊपर वाला है, वो अल्लाह है। और मैंने तजर्बा करा, चाहे मुझे फ्री ऑपरेशन करने पड़े हों या मुझे दवाइयाँ देनी पड़ी हों, तो लोगों की दुआएं बहुत मिली मुझे। जी अब देखिए, मैं एक मजहबी धार्मिक इंसान हूँ जी और मैं अपने बनाने वाले पे भरोसा भी करता हूँ, यकीन भी करता हूँ। जी और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके हुक्म के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो वो प्रोफेशन में मुझे इज्जत बहुत मिली। जी लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो जाहिर है पॉलिटिक्स में तो विरोधी होते हैं, पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष भी होता है, तो कुछ परसेंटेज बुरा भला कहने वालों की भी होगी। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स तो ये खुद भी एक जंजाल है। जी आज भी कभी कभी एहसास होता कि मैं किस जगह फंस गया। मैं तो लोगों की खिदमत करता लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आज भी मैं जब अच्छा, अभी भी आप एज ए प्रैक्टिस डॉक्टर करता हूँ, अभी भी ऑपरेशन करता हूँ जब भी यहाँ से वक्त मिलता है। और ऊपर वाले के करम से लोगों को इतना मेरे पर भरोसा है कि वो रुके रहते हैं इमरजेंसी के अलावा, कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हीं से खड़े। ये अच्छी बात सुनने को मिली। सर आपने जब अपना पहला चुनाव लड़ा जीवन का, क्योंकि उससे पहले कोई तजुर्बा नहीं था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, तो सर आपके लिए वो कैसा, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा उस चुनाव के बाद? चाहे हार हो चाहे जीत का उस टाइम पे वो नहीं होता, बस एक मनोबल होता है कि हाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों का प्यार चाहिए। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे? देखिए, मैंने पहला चुनाव मेयर का लड़ा था। जी मुलायम सिंह यादव जी ने जी मुझे खुद टिकट दिया। और जब मैं चुनाव लड़ना शुरू करा मैंने, जी तो मुझे ये एहसास होने लगा कि जनता मेरे साथ है, जी मैं नहीं हारूंगा। तो मेरा चुनाव जनता ने खुद अपने हाथों में ले लिया। बड़े बड़े लोग बूथों पे खड़े हो गए, एक्सपोर्टर्स खड़े हो गए। ये मेरी खुशनसीबी है, उसका करम है उस मालिक का। लोगों का इतना सहयोग मिल रहा था। लोगों का सहयोग मिला, जी जीत गए पहले चुनाव में, मेयर हो गए। मेयर रहते हुए जब मनमोहन सिंह की सरकार ने मेरे शहर को मुझे एक अवार्ड दिया बेस्ट सिटी का इंडिया के अंदर, वाह, वो अवार्ड मुझे मिला। काम करा, लोगों की खिदमत करी जहाँ तक मैं कर सकता था। लेकिन सिस्टम्स में कितनी कमियां हैं कि जो आप चाहते हैं वो पूरी कर नहीं पाते। सर आपने समाजवादी दल को ही क्यों अपना दल चुना? किसी और दल के साथ आप बहुजन समाज में भी रहे, कुछ विवाद हुआ, आपने छोड़ दी, मगर समाजवादी के साथ आज शुरू भी उससे किया था और आज उसके साथ ही है। तो सर समाजवादी क्यों, किसी और दल कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, बसपा को क्यों नहीं चुना, या फिर और अदर दल जितने भी हैं, इस समाजवादी को ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी में जनाब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ये ऐसे नेता हैं जो सबके साथ इंसाफ करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड है, जी जब वो आए, सत्ता में आए, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ भी इंसाफ करा। जी
लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी तो खुद हिंदू हैं, अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, लेकिन वो मेरे नेता हैं इसलिए कि उन्होंने इंसाफ करे। हमें इंसाफ चाहिए था। हमने वो दौर भी देखे हैं कि जब सन 80 का फसाद हुआ था तो मुसलमान थाने की सीढ़ी नहीं चढ़ता था, धुतकार दिया जाता था, मार पिटाई भी हो जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी ने 10% मुसलमानों को नौकरियां दी, और सिर्फ इस पर्पज़ से दी कि इनके सामने 90% लोग माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म नहीं करेंगे, और ये तजर्बा उनका 100% कामयाब हुआ। तो जो पार्टी सबको कहने को सबका साथ कह देते हैं लोग, कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत में मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। कोई दुखियारा हो, कोई भी हो, इवन अगर बीजेपी का या किसी और पार्टी का भी उनसे मदद मांगता है तो कभी ना नहीं कहते हो। ये इंसानियत है, ये उनके संस्कार है। तो ऐसी पार्टी से बेहतर हमारे लिए और कौन सी पार्टी हो सकती है। सर आपने एज ए प्रोफेशनल सर्जन रहे, बहुत एजुकेटेड रहे, तो सर आपकी लाइफ में आप पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि राजनीति की सही परिभाषा मेरे मूल जीवन में ये है? देखिए, अगर आप हालात के हिसाब से पूछें कि राजनीति क्या है जी, तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति एक कनिंगनेस है। आप देख रहे हैं पार्टियाँ क्या कर रही हैं आजकल। जी, जी, कैसे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर दी और अपना उल्लू सीधा हो रहा है। लेकिन जो राजनीति हम समझ रहे थे, हम चाहते हैं जी, वो साफ सुथरी राजनीति है। बापू के देश में हम रहते हैं। जो उनकी लाइन थी, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, इंसान और इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। अपने लिए या अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं होना चाहिए। हम उससे डाइवर्ट हो गए। अब तो चालाकी है, मक्कारी है, झूठ, लोगों को बहकाना, जुमलेबाजी करना, वोट हासिल कर लेना, फिर कुछ ना करके उनको फिर धार्मिक भावनाओं को भड़का के मज़हब को एक्सप्लॉइट करके फिर वोट ले लेना। मैं नहीं समझता कि ये राजनीति देश हित में होगी आगे चल के। इस राजनीति, अगर ये राजनीति बंद नहीं हुई तो हमारी जनरेशन्स इसका बहुत बुरा हशर भुगतेंगे। सर मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूँगा, आपको उस पर अपनी राय देनी है। अभी नॉर्मल, जैसे आप अपने नॉर्मल कोई भी पर्सन, किसी की भी अपनी एक ओपिनियन होते हैं सबको लेके, तो सर मैं आपसे कुछ शब्दों पर आपकी राय जानना चाहूँगा। जैसे सर आप कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस ने दिखावा बहुत किया जी, मुस्लिम्स के साथ। जी, चाहती है कांग्रेस सिर्फ वोट हासिल करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करेक्टर 1972 में मिसेस गांधी ने ख़त्म करा था। मैं अलीगढ़ मेरी मादरे दसगाह है। मुख्तलिफ फसादात उनके पीरियड में हुए, इंसाफ नहीं मिला लोगों को। जी, जो ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम 34% सरकारी नौकरियों में होते थे, वो 2% पे आ गए। किसके पीरियड में आए? इसीलिए आपने देखा कि मुस्लिम का मोह भंग हो गया कांग्रेस से। जहां उन्हें अल्टरनेट दिखता है वहां चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को बेहतर समझती है, इसलिए उसको वोट दे देते हैं। तो कांग्रेस को चाहिए कि मुसलमानों का कॉन्फिडेंस गेन करे, भरोसा जीते। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, और उनके साथ उनको भी इस देश का बराबर का नागरिक समझे और उनके साथ इंसाफ करे। हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं चाहते मुसलमानों के लिए, सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं कि मुसलमान के साथ इंसाफ हो। सर बीएसपी के बारे में आप क्या राय है? देखिए, बीएसपी सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग की राजनीति करती है, वो सबकी राजनीति नहीं करती। बिल्कुल।
अब वो सोशल इंजीनियरिंग करके वोट हासिल कर लेते हैं। जितने वहाँ पे मुसलमान हैं जी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहना चाहिए घुटन महसूस करते हैं अगर आप उनसे अकेले में पूछें, और वो अगर बता दें। हालांकि इस बयान पे भी वो कहेंगे हम नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने वर्ग की जो अपने वोट, हमारा वोटर तो मेनली मुस्लिम है जी अगर हम उसकी बात ही नहीं कर पाएंगे जी या उसको उस पार्टी में संगठन में पद नहीं दिए जाएंगे जी तो फिर वो सबकी पार्टी नहीं हुई, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग की पार्टी हुई। सर बीजेपी के बारे में अब देखिए बीजेपी का तो आप देखिए ना एजेंडा इतना कम्युनल है। बीजेपी की तो सारी राजनीति कम्युनल ग्राउंड्स के ऊपर है। आप देख नहीं रहे इस पीरियड में, देख रहे हैं सर। कभी हिजाब की बात करते हैं, जी कभी अजान की बात करते हैं, जी कभी हलाल गोश्त की बात आ जाती है, कभी मदरसों की बात करते हैं, जी कभी हम अपने प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान उनके नाम पे अपनी जान कुर्बान कर सकता है। उनकी तौहीन करने वाले को सेफ गार्ड करते हैं, चाहे दुनिया में कितनी आलोचना हो फिर भी परवाह नहीं कर रहे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें नफरत है इस्लाम से, जी उनकी मजबूरी है वोट लेने के लिए। उन्होंने काम नहीं करा 8 साल में, जितना हिंदुस्तान को 8 साल में आगे बढ़ना था वहाँ पे हिंदुस्तान एक जगह रुका हुआ है। थोड़ा बहुत पेशकदमी हुई है वो अलग बात है, माहौल देश का ख़राब हो गया। और मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि बीजेपी की हलक की हड्डी बन गया है ये कम्युनलिज्म, ना उगलने के ना निगलने के, क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति इसी पे हुई है, उन्होंने तो करा ही है। लेकिन जैसा कि मेरा ख्याल है जी कि सुपर पावर कोई भी ये नहीं चाहती कि हमारा देश महाशक्ति बन जाए, कोई नहीं चाहता। उसको आसानी से उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दो, नफ़रतें पैदा कर दो, एक दूसरे के दस्ते गिरेबा हो जाए लोग। आदमी इसी में फंस जाएगा तो कहाँ वो डेवलपमेंट की सोचेगा, कहाँ एजुकेशन की सोचेगा, कहाँ साइंस टेक्नोलॉजी की सोचेगा। तो वो लोग जो कम्युनल एजेंडा जिनका है वो जाने अनजाने में उन लोगों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के डिवीज़न करना चाहते हैं। वो उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ऐसी राजनीति हरगिज़ नहीं करना चाहते। भले से हम राजनीति छोड़ दें, लेकिन हम प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, मोहब्बत रहनी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जी हम एक दूसरे से अलग, हम एक दूसरे से ना कोई अलग कर पाया है जी और ना कोई कर पाएगा। 5-10% लोग अगर ये चाहते हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे। आज भी ऐसी मिसालें हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है जी कि हिंदू भाई ने मुसलमान को, मुसलमान भाई ने हिंदू को, जिनकी कोई आपस में जान पहचान ही नहीं, अपना खून दिया जान बचाने के लिए। मेरे प्रोफेशन में मैंने देखा। बिल्कुल सर, आपका प्रोफेशन में ये चीज़ें देखने को मिलती। तो हम तो उस देश में रहते हैं। अब इतने सब कुछ होने के बाद अभी कोरोना आया था। जी मैं आपको वाक़या बताता चलूँ मुरादाबाद का। बिल्कुल सर। एक रतलाम से एक मुस्लिम महिला किसी दरगाह पे गई थी, उसके साथ छोटा बच्चा था, गलत गाड़ी में बैठ गई और मुरादाबाद उतर गई। लॉकडाउन लगा हुआ था, पहला लॉकडाउन जो वो सब जी लॉकडाउन था। जी जी वो हिंदू इलाके में पहुंच गई। हिंदू भाइयों ने उसे 1 महीने तक रखा, उसकी पूरी खिदमत करी, उसके बच्चे का दूध, उसका खाना, हर चीज़ मुरादाबाद में। और जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ 1 महीने बाद, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि सांसद जी ऐसे ऐसे महिला भटक के आ गई। मैंने डीएम साहब से कहा, बहुत अच्छे हमारे डीएम थे राकेश कुमार जी, उन्होंने फ़ौरन उसके घर पहुंचाने का इंतज़ाम करा।
उसे उन्होंने घर भेजा। इसी बीच में एक मुस्लिम लड़के ने सोशल मीडिया पे देखा कि एक हिंदू लड़के को खून की सख्त ज़रूरत है जी। कोई जानता नहीं था वो उसे, मुरादाबाद की है वो भी। अच्छा। वो हॉस्पिटल गया, उसने अपना रोज़ा तोड़ा, रोज़ा रमज़ान आ गए थे। हॉस्पिटल में जाके हिंदू भाई को उसने अपना खून दिया और उसकी जान बची। तो हमारी रगों में तो प्यार मोहब्बत का खून बहता है भाई। तुम कब तक ये राजनीति करोगे? ये राजनीति बंद होनी चाहिए। सर आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, तो सर आपको शेड्यूल आपका बहुत बिजी रहता होगा, तो सर आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है या कंप्लेंट्स रहती है फैमिली को इस बात से कि आपने पॉलिटिकल सिस्टम में आप इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं दे पाते? हाँ, शुरू में प्रॉब्लम होती थी जी क्योंकि दोनों काम जो है फुल टाइम जॉब है वो, जी एक डॉक्टर का भी और जी। पॉलिटिशियन का भी। लेकिन मेरा रेजिडेंस, मेरा नर्सिंग होम अच्छा। एक ही है। अच्छा, एक ही जगह पे। हाँ, तो तो मैं मैनेज हो जाता मैनेज कर लेता हूँ उसको। है, करना पड़ता है थोड़ा फैमिली के साथ फिर। सर आपका इतना लंबा करियर रहा है पॉलिटिक्स में, आप मेयर रहे, मेयर से आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश से, तो सर आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है, खास पल क्या रहा है? वैसे तो बहुत रहते हैं मगर आपके लिए खास कौन सा रहा है? सियासत में जी, राजनीति में। देखिए, हर राजनेता का सबसे अहम पल वो होता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है। जी, ये इससे तो बड़ा सर तो कोई पल होता नहीं। और जब मैं मेयर था तो प्राइम मिनिस्टर ने जब मुझे रिवार्ड दिया अच्छा, दिया था, वो सिटी में खुद- बेस्ट सिटी। हाँ, बस वो भी मेरे लिए एक बड़ा जी जी, achievement बहुत था। बड़ा अचीवमेंट था। तो सर आपकी एक लंबी जर्नी रही है और आपके काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं पॉलिटिक्स में, और डिफरेंट प्रोफेशन से आने के बाद आप पॉलिटिक्स में हैं आज। तो सर जो देश का युवा या लोग राजनीति में रुचि बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी के माध्यम से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उन्हें राजनीति को अपने जीवन में किस रूप से लेना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा युवाओं से भी कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं जी तो वो पैसा कमाने की इच्छा से ना आए, जन सेवा की इच्छा से आए। बिल्कुल। और जन सेवा करेंगे तो पैसा अदर सोर्सेज से आप ईमानदारी से कमा भी सकते हैं। बिल्कुल। राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, जी मजहबी आदमी हूँ। जी और मेरा ये ईमान है कि जो कुछ मुझे देने वाला देगा उसे कोई दूसरा रोक नहीं सकता, और जो उसे मुझे नहीं देना है वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो मैं क्यों अपनी रोज़ी को हराम करूं गलत काम करके? जी मिलना तो मुझे है ही। ये युवा सोचें कि उनकी किस्मत में अगर ऊपर वाले ने ये लिखा है तो उन्हें मिलना है, तो मिलना है। बेफिक्र अपने कर्म आप करते अपने कर्म करें, हैं। जी, ईमानदारी से करें तो ऊपर वाला मदद करेगा। धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन चैनल आपका थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है कि हमें समय दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।